तो आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपका साथ तुषार कौशिक। यूपी में प्रवासी कामगारों के रोजगार से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए अध्यादेश लेकर आएगी योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, लॉकडाउन में यूपी वापस आने वाले कामगारों के लिए बहुत जल्द लाया जाएगा अध्यादेश। करीब 15 लाख कामगारों के लिए बहुत जल्द यह अध्यादेश आएगा। प्रत्येक कामगार को रोजगार गारंटी देने के लिए होगा योगी सरकार का नया अध्यादेश। अध्यादेश के जरिए रोजगार गारंटी के साथ न्यूनतम मानदेय भी तय करेगी योगी सरकार। तो सूत्रों के हवाले से खबर, प्रत्येक कामगार को रोजगार गारंटी देने के लिए होगी योगी सरकार की तरफ से नया अध्यादेश जारी होगा। अध्यादेश के जरिए रोजगार गारंटी के साथ न्यूनतम मानदेय भी तय करेगी योगी सरकार। तो यूपी में प्रवासी कामगारों के रोजगार से जुड़ी ये बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से ये जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि कामगारों से जुड़ी बड़ी खबर, एक अध्यादेश योगी सरकार लाने जा रही है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए अध्यादेश लेकर आएगी योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, लॉकडाउन में यूपी वापस आने वाले कामगारों के लिए बहुत जल्द ये अध्यादेश लाया जाएगा। करीब 15 लाख कामगारों के लिए ये जल्द ही अध्यादेश आएगा। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रत्येक कामगार को रोजगार गारंटी देने के लिए होगा योगी सरकार का नया अध्यादेश। ब्यूरो चीफ विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, एक नए अध्यादेश के तहत जो प्रवासी श्रमिक है उनको रोजगार देने का काम योगी सरकार कर सकती है। सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी है हमारे पास? जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरीके से लगातार प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से प्रदेश में लाया जा रहा है, उनको रोजगार देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि सरकार अब इन सभी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है, जिसमें कि ये जो 15 लाख कामगार जो होंगे उनको न्यूनतम जो मूल्य है वो पूरी तरीके से रोजगार गारंटी देने की बात पूरी तरीके से इस अध्यादेश में होगी। लॉकडाउन में जितने भी श्रमिक जो वापस आ रहे हैं यूपी, लगभग 15 लाख जो बताए जा रहे हैं, उनके लिए पूरा अध्यादेश लाया जाएगा। सभी कामगारों को रोजगार की गारंटी देने के लिए यह अध्यादेश होगा और न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी में पूरी तरीके से योगी सरकार है। जिस तरीके से लगातार जो कार्य योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी जो टीम 11 के अधिकारी हैं वो कार्य योजना बनाएगी, किस तरीके से सभी श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, उनको किस तरीके से गांव में ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है, उसको लेकर ये पूरी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सरकार अब अपने स्तर पे कार्य योजना में जो अभी तक तैयारी हुई है उसके आधार पर अध्यादेश लाएगी और सभी श्रमिकों को रोजगार गारंटी देगी और न्यूनतम मानदेय योगी सरकार द्वारा उनको दिया जाएगा। जी ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो वही खबर लखनऊ से है, जहां पर एलडीए सीधे किसानों से सब्जियां खरीद रहा है। आपको बता दें, किसानों की हरी सब्जियां सीधे खेत से खरीद रहा है एलडीए कम्युनिटी किचन से किसानों को हो रहा है फायदा। एलडीए ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई हरी सब्जी के क्रय की योजना और किसानों के लिए संकट मोचन साबित हो रहा है एलडीए कम्युनिटी किचन। तो एलडीए कम्युनिटी किचन के जरिए सीधे किसानों को फायदा पहुंच रहा है। किसानों के सीधे खेतों से सब्जियां खरीदी जा रही हैं। किसानों के लिए संकट मोचन साबित हो रहा है एलडीए कम्युनिटी किचन। लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह पहल कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान के तौर पर दिखाई देती है। किसानों की हरी सब्जियां सीधे खेत से खरीद रहा है एलडीए। तो एलडीए कम्युनिटी किचन से किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। एलडीए ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई हरी सब्जी के क्रय की योजना। किसानों के लिए संकट मोचन साबित हो रहा है एलडीए कम्युनिटी किचन। किसानों की हरी सब्जियां सीधे खेत से खरीद रहा है एलडीए। फिलहाल एलडीए कम्युनिटी किचन से किसानों को फायदा हो रहा है। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, कम्युनिटी किचन सीधे तौर पर एक तो जरूरतमंदों के जो भूखे लोग हैं उन तक खाना पहुंचा रहा है, दूसरा इस कम्युनिटी किचन के जरिए किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान है। जरा किस तरीके से ये पूरी एग्जीक्यूट हो रही है, अभी इस अभियान को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, बिल्कुल शासन स्तर पर निर्देश है कि लगातार जो विभागीय लोग हैं जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं उसमें किसानों को सीधे फायदा दिया जाए, चाहे वो गेहूं के केंद्र की बात की जाए या अन्य जिस तरीके से गन्ना खरीदे जा रहे हैं, उन सभी में लगातार सरकार अपनी नजर बनाए हुए है। उसी क्रम में एलडीए की एक बड़ी शुरुआत है कि जिस तरीके से एलडीए के अंतर्गत जितने भी कम्युनिटी किचन चल रहे हैं उनमें जो सब्जियां आ रही हैं, जो सब्जी जो बनाई जा रही है वो खरीद सीधे किसानों से किए जाने का निर्देश एलडीए के द्वारा दिया गया है।
सभी सब्जियां सीधे किसानों से खरीदी जा रही हैं, जिससे कि किसान जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो एक अर्थव्यवस्था है जो कहीं ना कहीं गांवों में सबसे ज्यादा रुकी हुई है, ठहराव है जिसमें, उसको आगे बढ़ाने का एक बड़ी पहल एनडीए द्वारा की गई है कि सीधे जो सब्जी विक्रेता हैं, जो सब्जी पैदा करते हैं, जो सब्जी उगाते हैं, उनसे सीधे एलडीए सब्जी खरीदेगी और जो कम्युनिटी किचन में बड़े स्तर पर सब्जी बनाई जा रही है वो सीधे किसानों को फायदा देगी। तो एक बड़ी सोच, एक बड़ी पहल एलडीए द्वारा की गई है कि सीधे किसानों से सब्जी खरीदेंगे, जिससे कि किसानों को भी फायदा होगा और एक सही, जिस तरीके से पोषक तत्वों की बात कही जाती है, तो सही सब्जी भी कम्युनिटी किचन में बनेगी। तो माना जा सकता है कि एक नई पहल एलडीए ने अपने स्तर से की है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो भाई कोरोना से को मात देने के लिए योगी सरकार लगातार कमर कस रही है और नए नए तरीके से कोरोना को कैसे हराया जाए इसकी बातचीत होती है। तो सीधे तौर पर अगर देखें, ट्रेनी आईएएस और पीसीएस अफसरों को कोरोना के खिलाफ जंग में उतारेगी योगी सरकार। फील्ड प्रशिक्षण के तहत जिलों को दी गई अहम तैनातियां, 2 आईएएस अफसरों को यूपी सरकार ने फील्ड में उतारा। सौरभ गंगवार सहायक मजिस्ट्रेट, सहायक कलेक्ट्रेट आगर बने हैं। इसके अलावा जयेंद्र कुमार सहायक मजिस्ट्रेट कानपुर बनाए गए हैं। तो ट्रेनी आईएएस और पीसीएस अफसरों को कोरोना के खिलाफ जंग में उतारा गया है और सौरभ गंगवार सहायक मजिस्ट्रेट, सहायक कलेक्टर बनाए गए हैं आगरा में। इसके अलावा जयेंद्र कुमार को सहायक मजिस्ट्रेट कानपुर बनाया गया है। ये ट्रेनी आईएएस थे, लेकिन इनको सीधे अब तैनाती दे दी गई है, ग्राउंड पर उतारा गया है। तो कोरोना को मात देने की कोशिश में योगी सरकार है। ट्रेनी आईएएस और पीसीएस अफसरों को भी कोरोना की जंग में उतारा जा रहा है। तो फील्ड प्रशिक्षण के तहत जिलों के लिए दी गई अहम तैयारियां की जा रही हैं, तैनाती भी दी जा रही है और यहाँ पर 2 ट्रेनी आईएएस को तैनाती दी गई है। सौरभ गंगवार सहायक मजिस्ट्रेट, सहायक कलेक्टर बनाए गए हैं आगरा के और जयेंद्र कुमार सहायक मजिस्ट्रेट कानपुर बनाए गए। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अगर देखिए ट्रेनी आईएएस और पीसीएस को तैनाती दी जा रही है योगी सरकार की तरफ से, जिससे कि प्रशासनिक जो एक ताकत है ग्राउंड के ऊपर, जो बॉन्ड है वो मजबूत रहे। 2 ट्रेनी आईएएस को तैनाती दी गई है, किस तरीके से ये प्लान है, एक विजन है? ये एक्शन प्लान है और सरकार ने इस बात के लिए इसको तय किया है कि इन अधिकारियों को भी, ये दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो प्रशिक्षण में थे और इसी तरीके से 2017 बैच के जो पीसीएस अधिकारी हैं उनका भी प्रशिक्षण चल रहा था। उन अधिकारियों को फील्ड में तैनाती की गई है और इस बात की अपेक्षा की है कि अधिकारियों को अलग अलग जिलों में जब तैनाती दी जाएगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे, कामकाज के तरीके को भी समझ पाएंगे। हालांकि फील्ड प्रशिक्षण के तौर पर अधिकारियों को तैनाती दी जाती है, लेकिन थोड़ी जल्दी इनको इसलिए ही दे दी गई है कि परिस्थितियां विषम है। इन परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति जो सामान्य तौर पर दफ्तर में 8 घंटे 12 घंटे काम करता है, उसको भी 18 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन अधिकारियों को भी जो प्रशिक्षण रथ है, अगर वो इन विशेष परिस्थितियों में जमीन पर उतरेंगे, ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, तो शायद ये बेहतर इन परिस्थितियों से निपटने का मादा, इन परिस्थितियों से निपटने के गुण जो है वो कहीं ना कहीं सीख पाएंगे। शायद इसीलिए फील्ड में इन अधिकारियों की जो प्रशिक्षु है उनकी तैनाती की गई है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अदालतों से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को अग्रिम आदेश तक बंद किया है। हाईकोर्ट में इमरजेंसी केस की होगी स्पेशल बेंच में सुनवाई, जिलों में अगले आदेश तक अदालत नहीं खुलेंगी। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया ये आदेश और फिलहाल आपको बता रहे कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधीनस्थ अदालतों को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। तमाम जिलों की अदालतें नहीं खुलेंगी। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ही इस दौरान विशेष मामलों की सुनवाई करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की अदालतों से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि फिलहाल सभी अदालतों को उत्तर प्रदेश में बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और आज शाम 6:30 बजे, माफी चाहेंगे, शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ नोडल अफसरों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे जिले के अधिकारियों के साथ बैठक है। तो ये बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। टीम 11 के साथ भी बैठक की है। इसके बाद शाम 6 बजे नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर उसके बाद तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार
एक्शन में हैं और बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है, जिससे कि ग्राउंड पर कोई भी चूक ना होने पाए, सभी जरूरतमंदों तक चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था, सब कुछ पहुंचे। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन को भी हर स्तर पर ध्यान रखा जा सके। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ भी बैठक की और जो तमाम प्रवास को लेकर प्लान बनाए जा रहे हैं कि जो तमाम दूसरे राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में हैं उनको उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए कैसे, या दूसरे राज्यों में तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको वापस बुलाया जाए, इन सब प्लानिंग पर भी बातचीत हो रही है। फिलहाल शाम को नोडल अधिकारियों के साथ 6 बजे बैठक है और शाम 7:30 बजे बैठक करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ, जिनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बातचीत हुई। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। आपको बता दें 2455 अब तक मामले संक्रमितों के सामने आ चुके हैं। ये तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ा है। 2455 ऐसे केसेस हैं जो कोरोना संक्रमित के तौर पर उनकी पुष्टि हुई है। यूपी में अभी अगर एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 1756 हैं। 2455 केसेस में से 656 केसेस ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं और अपने डिस्चार्ज होकर अपने घर में क्वारंटाइन हैं। 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 1756 केसेस हैं जो अभी इस अस्पतालों में हैं, आइसोलेशन सेंटर्स में हैं। 64 जिलों के अंदर संक्रमण है, 6 जिलों में कोई एक्टिव केस नहीं है। तो 64 जिलों में संक्रमण पाया गया है। आपको बता रहे कि ये जिलों को अगर देखें तो तेजी से कई जिलों को इसने अपनी चपेट में लिया। 75 जिलों में से 64 जिलों में अब तक संक्रमण देखा जा चुका है। 6 जिलों में कोई भी एक्टिव केस अभी तक सामने नहीं आया है। तो कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। 2455 केसेस सामने आए हैं। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। और अगर बात करें पिछले 24 घंटे में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। आज 176 सैंपल की रिपोर्ट आई, 4 पॉजिटिव निकले, 172 नेगेटिव निकले। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या अब 159 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 94 कोरोना मरीज ठीक हुए। 65 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में मिले 4 और कोरोना पॉजिटिव के मरीज। तो 176 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 4 पॉजिटिव निकले हैं और 172 नेगेटिव मामले सामने आए हैं। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए। ललित, क्या रिपोर्ट है? क्योंकि 176 में से 4 पॉजिटिव केसेस हैं। 4 पॉजिटिव केसेस के बारे में क्या जानकारी? जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार कोरोना के मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिले हैं, जिस कारण जो जनपद की कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़कर हो जाती है 159। जो अभी 4 मरीज मिले हैं, एक उनमें से सेक्टर 8 के निवासी हैं जो कि सेक्टर 49 वर्षीय पुरुष है। एक सेक्टर 66 निवासी है जो महिला 22 वर्षीय है। एक 48 सेक्टर 48 की निवासी 39 वर्षीय महिला और एक चिपियाना बुजुर्ग गाँव है ग्रेटर नोएडा में, वहां की निवासी 23 वर्षीय महिला है। तो कुल मिलाकर के 4 मरीज आज मिले हैं। वहीं जो 176 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, बीते 24 घंटे में जो 76 सैंपल टेस्टिंग की रिपोर्ट आई है, जिनमें से 4 पॉजिटिव मिले हैं, 172 नेगेटिव मिले हैं। और साथ ही यहाँ पर एक राहत की खबर भी है कि जो 94 मरीज है जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर, वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं हॉस्पिटलों से। 65 मरीजों का इलाज जो अलग अलग हॉस्पिटल है उनमें चल रहा है। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए ये आंकड़ा 150 के ऊपर जा चुका है। लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से की जा रही है, उसके बाद भी मामले सामने आ रहे हैं। क्या ये पुराने मामले हैं जिनकी रिपोर्ट्स अब आ रही है, या नए तौर पर ये मामले निकलकर सामने आए जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अभी तक दूसरे मामलों से मैच नहीं की है? जी बिल्कुल, जनपद के अंदर लगातार जो यहाँ पर पहले से काफी लोग, एक भारी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। जो अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों पर जिन लोगों को रखा गया था, उनकी रिपोर्ट जो पहले ली गई थी वो रिपोर्ट अब आकर के सामने आई है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो एक स्वास्थ्य विभाग के पास में इतने इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे कि तुरंत ही जो उनकी रिपोर्ट थी वो तुरंत नहीं मिल पाई, उसमें समय लगा है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट्स काफी लेट आई है। इन लोगों को पहले से ही जनपद प्रशासन की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करा दिया गया था। अभी ये पुराने ही लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स आई है। साथ में अभी जो एक नई ताजा अपडेट है सेक्टर 8 में, जिस तरह से बीते दिन करीब 5 मरीज यहाँ पर 10 मरीज सेक्टर 8 से मिले थे झुग्गियों से, तो उसके बाद में पूरे सेक्टर 8 को यहाँ पर क्वारंटाइन करा दिया गया है और उसके बाद में वहां के लोगों के भी सैंपल्स ले लिए गए। तो इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पर कितने लोग और कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
तो वहीं मथुरा से खबर, जहां पर एक क्वारंटाइन सेंटर से सभी स्वास्थ्यकर्मी भाग गए। आपको बता दें 13 स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कि क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए हैं। इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सभी 13 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मामला दर्ज हुआ है, सीएमओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो क्वारंटाइन सेंटर से 13 स्वास्थ्य कर्मी भाग गए हैं। अस्पताल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये क्वारंटाइन किए गए थे। वृंदावन के कृष्णा कुटीर में क्वारंटाइन किए गए थे सभी स्वास्थ्यकर्मी। आपको बता रहे ये स्वास्थ्यकर्मी वो हैं जो कि अस्पताल में एक पॉजिटिव केस आने के बाद क्वारंटाइन किए गए। ये 13 स्वास्थ्यकर्मी थे जो कि क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए हैं। पुलिस ने उन्हें फटकार कर भेजा अंदर। तो आपको बता रहे क्वारंटाइन सेंटर से भागे 13 स्वास्थ्यकर्मी, सभी 13 स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीएमओ के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। 13 स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की गई। मामला है जो 13 लोगों के खिलाफ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सौसैया के उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राल श्री विमल उपाध्याय द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि संयुक्त चिकित्सालय सौसैया वृंदावन के 13 कर्मचारी जो थे उनको क्वारंटीन कराया गया था कृष्णा कुटीर। संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ गए। महेश, 13 स्वास्थ्यकर्मी फरार हुए क्वारंटाइन सेंटर से, उनके बारे में क्या जानकारी है और अभी एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई हुई है? 13 जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनको क्वारंटाइन किया गया था क्योंकि ये एक महिला के संपर्क में आए थे। जिस महिला की मृत्यु होने के बाद में इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य विभाग के कम से कम 60 लोग पहले क्वारंटाइन किए गए थे, फिर सीएमएस के साथ में और 38 लोग किए गए थे। उन्हीं में ये लोग शामिल थे। इनको वहां पर कृष्णा कुटीर भेजा गया था। इनको वहां पर कृष्णा कुटीर में सुविधाएं नहीं मिली इनके मनमाफिक। ये चाह रहे थे कि हमको वीआईपी मतलब रूम मिले, पूरा सारी सुविधाएं मिले, लेकिन वहां पर सुविधाएं ना मिलने के कारण वहां से ये लोग फरार हो गए। जब फरार हो गए और उसकी जानकारी जब मथुरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी शेर सिंह को हुई तो उन्होंने वृंदावन थाने में एक तहरीर दी 13 लोगों के खिलाफ। और आज वृंदावन कोतवाली ने इस मुकदमे को दर्ज किया है और इनके खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है साथ साथ में इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और उनको तलाशा भी जा रहा है कहाँ है। कुछ लोग अपने घरों में भी जा चुके हैं, कुछ लोग संयुक्त चिकित्सालय आ गए थे और संयुक्त चिकित्सालय में आने भी उनकी अपनी कार्यशैली नहीं बदली थी। वो हॉस्पिटल के बाहर निकल करके सिगरेट और मक्खन खरीदने के लिए बाहर आए थे। ये भी खबर प्रकाशित हुई थी। ये लोग इन हरकतों से बाज नहीं आए, तब सीएमओ शेर सिंह ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब पुलिस इनका संज्ञान ले रही है। ये लोग कहाँ पर हैं, इनको तलाश करके इनको जो भी इनके खिलाफ महेश, क्या इनके बारे में अभी तक कोई क्लू नहीं लग पाया है कि ये कहाँ फरार होके गए हैं? इनके घरों के भी ट्रेस किया गया होगा? इसमें कुछ लोग तो संयुक्त चिकित्सालय चले आए थे और कुछ लोग, ये जानकारी प्राप्त हुई, कुछ लोग अपने घरों में चले गए थे। अब पुलिस, जब से ये मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है इनकी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अब तमाम जोन में डिवाइड हो चुका है उत्तर प्रदेश। तो संत कबीर नगर रेड जोन में तब्दील हो गया है। आपको बता दें संत कबीर नगर रेड जोन घोषित होने के बाद उसकी सीमाएं सील कर दी गई हैं। पास होने के बाद भी एंट्री नहीं दे रही है पुलिस। संत कबीर नगर के अंदर पास होने के बावजूद भी एंट्री पुलिस नहीं दे रही। सीमाओं को सील कर दिया गया है। गोरखपुर सीमा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर हैं। तो संत कबीर नगर जिले के 25 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बस्ती और सिद्धार्थनगर से भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फिलहाल संत कबीर नगर को पूरी तरह से रेड जोन घोषित कर दिया गया। जिले के कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 27 हो गई है। तो संत कबीर नगर रेड जोन घोषित होने के बाद सीमाएं सील कर दी गई और पास होने के बावजूद भी पुलिस आने जाने नहीं दे रही है। फिलहाल आपको बता दें कि संत कबीर नगर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद संत कबीर नगर को रेड जोन घोषित कर दिया है। तो वहीं अयोध्या से खबर, जहां पर लॉकडाउन के पार्ट 3 यानी कि 4 मई से 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट पर हो गया है। आपको बता दें कि डीएम अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी ने बाइक से शहर का भ्रमण किया। लॉकडाउन का जायजा लेते हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया। तो लॉकडाउन का जायजा लेते हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा देते नजर आए। अयोध्या से लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम अनुज कुमार झा, एसएसपी आशीष तिवारी ने बाइक से शहर का भ्रमण किया। तो इसी दौरान की तस्वीर है। लॉकडाउन पार्ट 3 के लिए अभी से तमाम तैयारी की जा रही है।
और लॉकडाउन का जायजा लेते नजर आए।